अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, मगर इस वबा के फैलाव की मौजूदा रफ्तार से हुकूमत मुतमईन है और इसी बुनियाद पर लॉकडाउन में 9 मई के बाद से नरमी का आगाज किया गया था, जिसमें अब मजीद नरमी लाई जा रही है और इसके साथ साथ SOPs पर अमल दरामद को यकीनी और शहरियों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा और अब आप घर से बाहर बगैर फेस मास्क के नहीं निकलेंगे। ये बहुत सारी दुनिया में हो रहा है कि जुर्माना किया जाता है अगर कोई शहरी बगैर मास्क के निकले। कल हमने आपको दिखाया था कि मार्केटों में लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं और आज जल्द से जुलूसों पर पाबंदियों के बावजूद यौम अली पर कराची, हैदराबाद, सक्खर, दादू, लाड़काना, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में जुलूस निकाले गए। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों में जुलूस निकले जो हुकूमत की तरफ से SOPs थे, ना उनकी पासदारी की गई, ना ही कोई एहतियात की गई। बहुत सारे लोगों ने अक्सर मास्क भी नहीं पहने हुए थे, कोई फासला नहीं इख्तियार किया हुआ था। तादाद जो हुकूमत ने बनाई उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। आज मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में ये जल्द से जुलूस निकले हैं और अवाम ने वो एहतियात नहीं की जिसका हुकूमत ने कहा था या जिसका हुकूमत से वादा भी किया गया था और हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है और ये बार बार अब सिलसिला नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ सूबों में ना जुम्मे की नमाज पर अहकामात की पाबंदी हुई, ना तरावी की हुई और ना ही आज यौम अली के जुलूसों में नज़र आई। ये अवाम की तरफ से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है और सूबाई हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। हुकूमत बात करती है गरीब आदमी की, बिजनेस की, मईशत की, मगर जिन सरगर्मियों का मुआशी सरगर्मियों से ताल्लुक नहीं है उन पर भी अमल दरामद नहीं करा पाई है, ना ही अवाम ने किया है। आज लॉकडाउन में मजीद नरमी के हवाले से वफाक के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत कल से अंदरूनी मुल्क फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने आज शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए भी SOPs तैयार कर लिए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पीड़ से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है और सयाहती मकामात खोलने के लिए भी SOPs को हतमी शक्ल दे दी है। मगर अहम बात यह है कि इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुताल्लिक इजलास के बाद ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक ऐसे किसी फैसले का ऐलान नहीं किया, बल्कि वज़ीर आज़म का कहना था कि 1-2 सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला नहीं हो सका, लेकिन उन सूबों से दरख्वास्त है कि ट्रांसपोर्ट खोल दें क्योंकि इससे गरीब आदमी मुतासिर हो रहा है। कई सूबों के अंदर ये खदशा है कि अगर ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगी, क्योंकि हम सारा कंसेंसस से फैसले करते हैं। इसलिए अभी तक पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका, क्योंकि 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं खोल रहे, मगर वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने कल से अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में परवाज़ें खोलने का फैसला किया गया है, जिसके तहत SOPs के तहत 20% अंदरूनी मुल्क परवाज़ें शुरू की जाएंगी। आज पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में मज़ीद नरमी लाने का फैसला करते हुए शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पीड़ से खोलने का फैसला किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने सूबों से अपील की थी, पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात भी कर लिए हैं और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए SOPs पर भी इत्तफाक हो गया है। इन SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट चलने पर मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मुसाफिरों को दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी होगा और मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीड़ से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कमिश्नर्स, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर्स मिलकर SOPs तश्कील देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला वफाक से मुशावरत के बाद किया है। सिंध में इस हवाले से फैसला नहीं किया गया, हालांकि आज NCOC का इजलास भी हुआ। अब सिंध क्या फैसला करेगा जब दूसरे सूबे मॉल्स भी खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट भी खोल रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब मौजूद है। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। सिंध अब क्या इस हवाले से सोच रहा है, क्या सिंध भी ये चीज़ें खोलेगा?
7 मई को जो एनसीसी की मीटिंग हुई थी, जिसकी सदारत वजीर आजम पाकिस्तान ने की थी, और हर सूबे का वजीर आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की मौजूदगी में जो फैसले किए गए थे, उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर कुछ चीज़ों को रियायत दे दी गई थी कि हाँ, ये कॉमन पॉलिसी होगा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मॉल्स के हवाले से ये फैसला किया गया था कि 31 मई तक तमाम शॉपिंग सेंटर्स, मॉल जो हैं वो बंद रहेंगे और उसके अंदर कोई फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्ट के हवाले से गो के वफाकी हुकूमत बहुत बज़िद थी कि उसको फौरी तौर पर खोल दिया जाए। जब सूबाई हुकूमतों ने रेजिस्ट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो फैसला ये किया गया कि मशावरत की जाएगी एनसीओसी के लेवल पर और बाद में फैसला किया जाएगा। तो आज हमें समझ नहीं आता कि जो फैसले जो कि वजीर आजम की सरबराही में तमाम वज़राए आला के कंसेंसस के साथ किए गए थे, वो कैसे एनसीओसी उनको ख़त्म कर सकती है, कैसे पंजाब गवर्नमेंट अकेले ये फैसला कर ले कि जी हम मॉल्स खोल देते हैं। मतलब नहीं, अकेले तो नहीं ना, एनसीओसी का इजलास हुआ, उसमें आपकी भी नुमाइंदगी थी, उसके बाद फैसला हुआ, सूबों ने अपना फैसला कर लिया, सूबा सिंध अपना फैसला कर ले। माजी में जहां जहां पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी और सूबाई हुकूमत ने कोई फैसला किया जो कि मुतज़ाद था बाकी सूबाई हुकूमतों के लिए, तो हमारी बहैसियत सिंध हुकूमत प्रॉब्लम हो गई कि जी अगर आपने सनत खोल दी पंजाब के अंदर तो सनतकार कराची में आ गए, सिंध में आ गए हमारे पास, और हमें कहा जी कि पंजाब में तो काम करने की इजाज़त है, आप क्यों ये इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि एक कॉमन पॉलिसी होगी जब सब मिलकर काम कर पाएंगे, और इस वजह से हमने वज़ीर आज़म को अपनी सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी कि एक कॉमन फैसला होना चाहिए जिसका बराबरी के साथ मुल्क भर में इतलाक हो। 7 मई का जो फैसला था वो 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था और उसके अंदर कोई लचक ऐसा थी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज कैसे ये ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली ये फैसला कर लिया गया है कि चीज़ों को खोल दें, और कैसे एनसीओसी एनसीसी के फैसले को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। असद, एनसीसी की सदारत वजीर आजम करते हैं, एनसीओसी की असद उमर साहब कर रहे हैं, मगर अब तक जितने आप लोगों ने चीज़ें खोली हैं, सब तमाम सूबों ने, मार्केटों का हाल हमने देखा है, कोई एसओपीज की पासदारी नहीं हो रही है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, मसाजिद में लोग जा रहे हैं, तरावी पर पासदारी नहीं हो रही, जुम्मे की नमाज पर पासदारी नहीं हो रही, और योम अली पर जो हुआ है उसमें किसी सूबे में पासदारी नहीं हुई, इतना बड़ा रश है। तो फिर मॉल्स वाले कह रहे हैं भाई हमें भी खोलने दें, जब ये आपने मार्केटें खोली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं हमें भी खोलने दें, या तो सही से लॉकडाउन करें जो भी आपने सिलेक्टिव करना है, या फिर सब कुछ खोल दें अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जाना है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुल्क भर में एसओपीज को खुली तरीके से वायलेट किया है, शहरियों ने भी वायलेट किया है, और जो लोग बिजनेस कर रहे थे, दुकानदार हों, सनतकार हों, वो भी इसको वायलेट करें। इसलिए बार बार हुकूमत ये कहती है कि शहरियों के ताउन के बगैर तो ये काम कभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, बात ये है कि असल चीज़ लीडरशिप जो इस वक्त दे सकती है वो क्लैरिटी दे सकती है। मैं आवाम को क्यों ब्लेम करूं अगर लीडरशिप कंफ्यूज होगी, अगर मुतज़ाद बयानिया वफाकी हुकूमत की जानिब से आएगा या तहरीक इंसाफ की जानिब से आएगा, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम बहैसियत पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट जो है वो क्लैरिटी के साथ फैसला करें। अगर हुकूमत क्लियर होगी तो यकीन जाने आवाम भी क्लियर होगी, लेकिन जब हुकूमत खुद मुतज़ाद बातें करेगी, वजीर आजम एक तरफ एक फैसला करते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहते हैं, वजीर आजम कुछ और फैसला करते हैं, असद उमर साहब की ज़ेर सदारत कोई और फैसला हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और नेचुरली कन्फ्यूजन का नुकसान पहुंच रहा है। मगर आज फैसला जो हो गया तो फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से और मॉल्स के हवाले से आपका क्या फैसला होने जा रहा है? आज हमें ये कन्वे किया गया है, हमारे जो नुमाइंदे थे एनसीओसी में, आज उन्होंने इस बात को रजिस्ट किया, बार बार एनसीओसी को अपराइज करने की कोशिश की गई कि ये फैसला अभी नहीं होना चाहिए, बट एनसीओसी में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, फैसला उन्होंने कर लिया। हम कल परसों मशावरत करेंगे अपने तमाम हुकूमती लोगों के साथ, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन शाहिद देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वजीर आजम समझते हैं कि लॉकडाउन करने का फ़ायदा नहीं है, देन वजीर आजम को बहैसियत वजीर आजम फैसला कर देना चाहिए कि जी लॉकडाउन खत्म कर दें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ वजीर आजम कहें कि 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा और दूसरी तरफ आप इस तरह के फैसले करें। ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि लॉकडाउन हमने बर वक्त किया और लॉकडाउन करने के बड़े मुस्बित नताइज आए, उसके बाद वजीर आजम के अंडर जो वज़रा काम करते हैं उन फैसलों की नफी करें। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि अगर वजीर आजम समझते हैं कि इस मुल्क का मईशत का सबसे बड़ा मसला है, रोजगार इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, कोरोना वायरस हमारा मसला नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शुड बी ब्रेव इनफ
टू मेक दैट डिसीजन, वो सूबों के ऊपर ये चीज ना छोड़े। सूबे ये कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वफाकी हुकूमत स्ट्रेटेजी बनाए सूबों के कंसेंसस के साथ। तमाम सूबाई हुकूमतें वजीर आजम को कह चुकी हैं कि वजीर आजम साहब आप फैसला करें, हम आपके फैसले को बैक करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कुछ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात करें। वजीर आजम ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो सूबों से अपील की है, उन्होंने पहले भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, आज भी कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट खोल दें आप। अच्छा, आज भी वजीर आजम ने मॉल्स के हवाले से कोई बात नहीं की। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि वजीर आजम कहते कुछ है करते कुछ है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत एक फैसला करे, वज़ीर आज़म की सदारत में जो एनसीसी फैसला करती है, असद उमर साहब की एनसीओसी ने कुछ और फैसला कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रजिस्ट किया गया है इन फैसलों को आज एनसीओसी में जो किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वहीं पहुँच रही है जहाँ से सफ़र शुरू होते वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने शुरू में ये बात कही तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की गई। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफेद पोश मुतवस्सित तबके की। असद उमर ने कहा ये वजीर आजम का पॉलिसी डिसीजन था, ये पॉलिसी डिसीजन नहीं था, वजीर आजम साहब के बयानात थे। पॉलिसी डिसीजन तो वजीर आजम का लॉकडाउन का था जिसकी वो कामयाबी का क्रेडिट भी लेते रहे। हमारा लॉकडाउन कामयाब क्यों हुआ अब तक? जितना भी हुआ है, कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं अलाउड, कोई क्रिकेट मैचेस कैंसिल किए, 23 मार्च की परेड कैंसिल की, स्कूलें, शादियां, शॉपिंग मॉल्स वो बंद कर दिए। यानी जिधर जिधर लोग इकट्ठे हो सकते थे वो हमने बंद कर दिए और वो बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। और दूसरा, अवाम का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अवाम ने भी हमारे साथ बहुत हद तक तावन किया। आज़म अपने पॉलिसी डिसीजन की ओनरशिप लेते रहे और बताते रहे। खुद असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में इस बात को तस्लीम किया माजी में कि पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़ई आई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। लॉकडाउन की मुखालफत हुई, फिर जब तनकीद हुई तो लॉकडाउन की हिमायत हुई, बल्कि ओनरशिप ली गई। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में लॉकडाउन में तोसी के फैसले किए गए, मगर फिर कहा गया कि लॉकडाउन अशराफिया का फैसला था। और अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो पहले दिन पॉलिसी डिसीजन किया, अब दुनिया भी वही कर रही है। वज़ीर आज़म के बयानात अलग थे, पॉलिसी डिसीजन अलग थे, उसकी ओनरशिप भी अलग थी। असद उमर साहब ने आज कौमी असम्बली में कोरोना वायरस के हवाले से तकरीर की। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन की मिसाल दी और कहा कि स्वीडन में 10 लाख में से 350 अफराद की मौत हुई है, जबकि बरतानिया में 10 लाख में से 500 अफराद की मौत हुई। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। जब से ये वबा फैली है स्वीडन में, जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया जहां बड़ा हेवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई है। उन्होंने बरतानिया और स्वीडन का मवाजना किया। बरतानिया पर तो खुद तनकीद होती रही कि वहाँ लॉकडाउन का फैसला ताखिर से किया गया। वो खुद भी कह रहे थे कि बाद में किया, क्योंकि बरतानिया में पहले हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ाया गया बरतानिया को, फिर केसेस काबू से बाहर हुए, तो फिर बोरिस जॉनसन ने सख्त पाबंदियाँ लगाई और देर की। खुद बरतानिया के वज़ीर आज़म एहतियात नहीं करते रहे, फिर उन्हें खुद कोरोना वायरस हुआ। तो बरतानिया और स्वीडन का तो मवाजना नहीं बनता, बल्कि स्वीडन का उसके पड़ोसी ममालिक से मवाजना बनता भी है और दुनिया भर में हो भी रहा है।
क्योंकि उन ममालिक ने लॉकडाउन किया और स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी का फैसला किया, लॉकडाउन उस तरीके से नहीं किया। तो स्वीडन में अब तक 29,207 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 3,646 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह नॉर्वे में, जो कि उसका पड़ोसी है, जहां लॉकडाउन हुआ, 8,206 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 232 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह फिनलैंड में भी अब तक 6,228 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 293 अमवात हो चुकी हैं। डेनमार्क में 10,791 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ 537 अमवात हो चुकी हैं। अब इन तमाम ममालिक की आबादी अलग अलग है, इसलिए इन ममालिक की शरह अमवात का फी 10 लाख से मवाजना करते हैं, जो कि आज असद उमर साहब ने बरतानिया और स्वीडन का किया। अब पड़ोसी ममालिक से स्वीडन का मवाजना करते हैं, जहाँ पर लॉकडाउन हुआ। स्वीडन में 10 लाख में से 343 अफराद की मौत हुई। इसके मुकाबले में नॉर्वे में 10 लाख में से महज 42 अफराद की मौत हुई। यानी स्वीडन की अमवात नॉर्वे के मुकाबले में 816% ज़्यादा है। इसी तरह फिनलैंड में 10 लाख में से 51 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात फिनलैंड के मुकाबले में 672% ज़्यादा है। डेनमार्क में 10 लाख में से 92 अफराद की मौत हुई, यानी स्वीडन की अमवात डेनमार्क के मुकाबले में 372% ज़्यादा है। अगर स्वीडन में शरह अमवात वही होती जो नॉर्वे में है, तो हज़ारों अफराद जिंदा होते बच जाते। इसी तरह स्वीडन के अपने सेंट्रल बैंक के मुताबिक स्वीडन की मईशत 6.9% तक सुकड़ सकती है, और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई तो स्वीडन की मईशत 9.7% तक सुकड़ सकती है। और जो अंदाजे पड़ोसी ममालिक के हवाले से लगाए गए हैं, उसके मुताबिक नॉर्वे की मईशत 5.5% तक सुकड़ सकती है। फिनलैंड और डेनमार्क की मईशत 6 से 6.5% तक सुकड़ सकती है। यानी स्वीडन की मईशत भी उतनी ही मुतासिर होगी जितनी कि उसके पड़ोसी ममालिक की। मगर स्वीडन में हज़ारों अफराद की जान चली गई, जो कि उसके पड़ोसी ममालिक में उस तरीके से नहीं गई है। मामला जो भी हो, हुकूमत को एक फैसला करे, लॉकडाउन करना है या नहीं। स्वीडन जैसा फैसला करना है तो स्वीडन वाला फैसला कर ले, अगर बरतानिया जैसा फैसला करना है बरतानिया जैसा कर ले। मगर यहाँ कन्फ्यूजन है, कभी लॉकडाउन की मुखालफत है, कभी लॉकडाउन की ओनरशिप है, क्रेडिट है, कभी लॉकडाउन अशराफिया का फैसला करार दे दिया जाता है, एनसीसी एक और फैसला करती है, एनसीओसी सुबह कह रहे हैं कि एक और फैसला कर देती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पाकिस्तान में फैसला साजी के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से और भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में ऐसे मरीज जो कैंसर और गुर्दों के मरीज हैं, वो भी अब कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कराची में कायम SIUT, जहां कैंसर और गुर्दों के इलाज के साथ साथ डायलिसिस की भी सहूलत है, उनके तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते SIUT में डायलिसिस ट्रांसप्लांट कैंसर के ऐसे 55 मरीज दाखिल हुए जो कोरोना से भी मुतासिर थे, जबकि इस वक्त SIUT में डायलिसिस के 41 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है। यानी ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो पहले से ही गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं और कोरोना की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर फजल अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट SIUT। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है, क्या जिनको पहले से होता है गुर्दों की और बीमारी और कैंसर के बीमारी है, उनकी क्या हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है कोरोना वायरस होने की वजह से? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बहुत कम है, तो उसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसमें एक साथ साथ इस वायरस इन्फेक्शन के साथ साथ उनको दूसरे भी इन्फेक्शन लग जाते हैं, और जब एक से ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाता है तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे डायलिसिस के मरीज़ हैं या हमारे ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, उनकी कंडीशन दूसरे मरीजों के मुकाबले में ज़्यादा सीरियस है। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हुआ जिन मरीजों को मसला नहीं था गुर्दों का, उसके बावजूद कोरोना वायरस होने की वजह से वो आए आपके पास? क्योंकि दुनिया भर में कहा जा रहा है कि खून में क्लॉट्स बनते हैं जिसकी वजह से गुर्दे फेल होना, इसके अलावा स्ट्रोक होना, हार्ट फेल होना कुछ भी हो सकता है। कि ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जो वैसे उन्हें गुर्दों का मसला नहीं था मगर कोरोना वायरस होने की वजह से हो गया? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ऐसे 5-6 केसेस हैं जिनको कोरोना की वजह से उनके गुर्दे फेल हो गए हैं। कुछ मरीज उसमें से सेहतयाब होकर के घर भी चले गए हैं, क्योंकि जब हमने उनको डायलिसिस की ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ये कोरोना जब कम हुआ तो उनके गुर्दों ने काम करना भी शुरू किया, अब वो घरों के भी चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी सीवियर कंडीशन हुई कि वो जाँ बहक भी हो गए हैं। तो ये दोनों किस्म की चीज़ें हुई हैं। तो सूरत हाल कंट्रोल में है या आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है आगे जाके सूरत हाल बहुत मुश्किल हो सकती है, चाहे कराची की बात करें या फिर पूरे पाकिस्तान की बात करें?
फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये खतरनाक हद तक जा रही है। हमारे जो है हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ही सैचुरेटेड होता जा रहा है। अगर बढ़ती गई तो हमारे जो है हेल्थ सिस्टम उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। SIUT के डॉक्टर्स कोरोना के केसेस में इजाफे पर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मगर इस सब के साथ ही लोग अब भी कोरोना वायरस और इससे होने वाली अमवात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं। इसी सूरत हाल पर और इसी तरह की सूरत हाल का सामना कराची के जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स को करना पड़ा, जहां बुध को कोरोना के 60 साल मरीज को तशवीशनाक हालत में डाव अस्पताल से जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। और जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया ने कोरोना से मुतालिक हुकूमत के बनाए हुए SOPs की वजह से वुरसा को मैयत देने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिस पर रेंजर्स और पुलिस को तलब किया गया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या लोग मानने को तैयार नहीं हैं या ये हुआ क्या है कि अगर मौत हो गई तो वो नहीं चाह रहे थे कि जो हुकूमती SOP उसके तहत तदफीन हो, क्या हुआ ये? सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं बहुत कॉमन हो गई हैं और लोग समझते हैं शायद कोरोना कोई चीज ही नहीं है और कोविड-19 जो है एक दुनिया भर में एक पैंडेमिक आया है जिसने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स भी हो जाते हैं, मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये पेशेंट्स जो हैं बहुत सीरियस होकर हमारे हॉस्पिटल्स में जो आ रहे हैं वो सीरियस पेशेंट्स हैं। अस्पताल के अंदर कोई आया था, ये ओजा सेंटर से ओजा डाउ यूनिवर्सिटी का सेंटर है ओजा, वहां से रेफर होकर हमारे पास आए थे पेशेंट्स और एक दिन कबल आए थे। आने के बाद उनका पता था कि क्रिटिकल है, इसीलिए हॉस्पिटल के ICU के अंदर दाखिल किया गया था और अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट एंड ही वाज वेरी सिक। जब डेथ डिक्लेयर की गई उस वक्त तो इनिशियली तो अटेंडेंट्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक से उनको जब ये पता चला कि डेड बॉडी जो है सब ऑर्डिनेट्स जो हैं DHO के वो आएंगे और बॉडी जो है हैंड ओवर की जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वालों को और ED के वो आएंगे लेने वाले और साथ में पुलिस आएगी, तो फिर वो एकदम से मुश्तिल हो गए और उसके बाद उन्होंने खूब तोड़ फोड़ और अस्पताल के अंदर काफी हंगामा आराई की। अब ये चीजें जो है हॉस्पिटल के लिए भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस के लिए अच्छी नहीं है जो कि इतनी तनदेही से काम करें। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह में काम करना, लेकिन हर कोई लगा हुआ है अपनी जगह। आप अस्पताल में तोड़ फोड़ करेंगे, ये तो SOPs थे ना जो गवर्नमेंट ने दिए कि कोई भी सस्पेक्टेड कोविड का पेशेंट या कोविड का पेशेंट हो उसके SOPs के तहत आप उसको बैरियल होगा। बहुत शुक्रिया। और सीमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक। भारत में सूरत हाल ख़राब हो रही है, ख़ासतौर पर जो मुंबई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। भारत में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आ रही है, मगर साथ ही लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। मुआशी सूरत हाल खराब हो रही है। अब तक भारत में 82,834 केसेस सामने आ चुके हैं। अमवात की तादाद 2,657 है और अब तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं। रोजाना 3,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भारत ने लॉकडाउन भी लगाया और इस लॉकडाउन को 50 दिन भी हो गए, मगर फिर भी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा। मगर अब भी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी यूरोपीय ममालिक खासतौर पर अमेरिका और बरतानिया में है, उतनी खराब नहीं है। मगर अब लॉकडाउन की वजह से भारतीय मईशत दबाव में आ गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ेगी। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से भूख और दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल की वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लॉकडाउन में नरमी लाए। हालांकि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगले हफ्ते तवक्को है कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियों में नरमी लाई जाएगी और खदशा है कि जैसे ही नरमी आएगी लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। भारतीय हुकूमत का दावा है कि अगर वो फौरी तौर पर लॉकडाउन का फैसला ना करती तो 15 अप्रैल तक मुल्क भर में 8,20,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाते। पाबंदियों की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ है। भारतीय वजीर सेहत के मुताबिक लॉकडाउन में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली। जब लॉकडाउन का आगाज किया उस वक्त 2 से 3 दिनों में केसेस डबल हो रहे थे, दुगने हो रहे थे। अब 12 दिनों में दुगने हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, मगर भारत की वसी आबादी की टेस्टिंग में ताखीर से सवाल उठ रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इदाद-ओ-शुमार दुरुस्त भी हैं या नहीं।
मगर अब हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लॉकडाउन में नरमी लाए, क्योंकि गुज़िश्ता महीने 142 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज़ायद अफराद को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की कारकर्दगी गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में बदतरीन हो गई है और सूरत हाल से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत ने 265 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान किया है ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके, यानी अपनी मईशत के 10% का पैकेज अनाउंस किया है, जो अमेरिका के बाद मईशत के साइज के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज कंसीडर किया जा रहा है। मईशत के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। मुंबई में सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। भारत में सामने आने वाले 20% केसेस और 25% अमवात सिर्फ मुंबई में हुई हैं। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंबई की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी गुंजान आबादी है। शहर में कच्ची आबादियां फैली हुई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना मुश्किल है। एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। घरों की छतें लोहे की शीट से बनी हुई हैं। गर्मी में उन घरों में रहना मुश्किल हो जाता है और लोग गलियों में निकल आते हैं। मुंबई की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मुतासर अफराद की तलाश में तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना है। इन आबादियों में जाना, तंग गलियों से गुजरना, फिर लोगों को समझाना कि वो घरों पर रहें, ये आसान काम नहीं है। सूरत हाल खराब होने के बाद मुंबई के अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक एक फुटेज जिसमें नजर आ रहा है कि 6 लाशें अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के साथ रखी हुई हैं। ये फुटेज भारत में निज़ाम सेहत की कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों को बेनकाब कर रही है। ये फुटेज मुंबई के एक अस्पताल की है। इस फुटेज में न सिर्फ लाशें मरीजों के साथ रखी गई हैं, बल्कि नजर आ रहा है कि मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार भी वार्ड में घूम फिर रहे हैं। इस वीडियो के बाद भारत में खौफ व हिरास फैल गया। अस्पताल के डीन ने मरीजों के रिश्तेदारों पर इल्जाम लगा दिया कि वो लाशें वसूल करने में ताखीर से काम ले रहे हैं और लाशें वार्ड में इसलिए रखी गई हैं क्योंकि मुर्दा खाना भरा हुआ है। इसके अलावा अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि लावारिस लाशों का क्या करना है। गार्डियन के मुताबिक मुंबई में एक शख्स को कोरोना की अलामतें वाज़ेह हुई। उसके घर वाले 2 अस्पतालों में लेकर गए, मगर उसे दाखिल नहीं किया गया क्योंकि उन अस्पतालों में जगह नहीं थी। बाद में उसे एक अस्पताल में जगह मिली, मगर उसकी मौत हो गई और पता चला कि उसे कोरोना वायरस था। अखबार के मुताबिक जो वीडियो सामने आ रही हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में सेहत की निज़ाम की क्या सूरत हाल है। मगर इस वायरस का मुकाबला करने के बजाय भारत में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुल्क की मुसलमान आबादी बाकी आबादी को कोरोना वायरस से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना से मुताल्लिक फेक न्यूज़ की एक लहर चल पड़ी है। जाली खबरों की टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, जिसका असर यह हुआ कि कई इलाकों में मुसलमान सब्जी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया। कई रिहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुसलमान मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया और एक कैंसर अस्पताल ने मुसलमान मरीजों का कोरोना के टेस्ट के बगैर इलाज करने से इनकार कर दिया। खासतौर पर तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये तासुर पैदा किया गया कि भारत में कोरोना वायरस मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। इस हवाले से एक ऑडियो वायरल हुई जिसकी बुनियाद पर भारत में तबलीगी जमात के सरबरा मौलाना साद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद समेत तबलीगी जमात के दीगर 6 रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की और इल्जाम ये लगाया गया कि उन्होंने हुकाम की तरफ से मना करने के बावजूद भी 2000 अफराद का इज्तिमा किया। ये FIR मकामी SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। SHO ने बताया कि उन्हें 21 मार्च को मौलाना साद की मुबैना ऑडियो WhatsApp पर मिली, जिसमें वो कह रहे थे कि लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल ना किया जाए, मरकज में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की जाए। इसके बाद इज्तिमा हुआ, उसमें 2000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जो हुकूमती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस ऑडियो की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई, मगर अब ये पता चल रहा है कि ये ऑडियो जाली है और मुख्तलिफ मौके पर की गई बातों को जोड़कर बनाई गई है और इतना सारा प्रोपेगेंडा हो गया, अब ये पता चल रहा है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने तबलीगी जमात के एक रहनुमा का लैपटॉप रिकवर किया और उसमें मौजूद तमाम ऑडियो क्लिप्स का जायजा लिया। छानबीन के बाद पुलिस को लैपटॉप से 350 ऑडियो क्लिप्स मिले, मगर पुलिस को वो क्लिप नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर FIR दर्ज की गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि वायरल होने वाली ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई है। पुलिस ने दोबारा से तमाम क्लिप्स सुने और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि 20 क्लिप्स को जोड़कर ये मुबैना ऑडियो क्लिप तैयार किया गया, जिसके बाद तहकीकाती अफसर ने अपने अफसरान को आगाह किया और क्लिप्स की फॉरेंसिक टेस्ट के लिए कहा। अब ये सवाल अहम है कि किसने एक जाली ऑडियो क्लिप बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर जो नेशनल मीडिया है उसने भी उसे उठा लिया, फिर उस पर तबसरे हुए, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप की बुनियाद पर FIR दर्ज हो गई, नफरत फैलाई गई।
न सिर्फ नफरत फैली बल्कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। गुज़िश्ता माह दिल्ली में 22 साला नौजवान महबूब अली को कत्ल कर दिया गया क्योंकि इलाके वालों को शुबा था कि उससे कोरोना है। पुलिस के मुताबिक महबूब अली तबलीगी इज्तिमा से वापस आया तो तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई, मगर जैसे ही वो अपने गाँव में पहुंचा ये अफवाह फैला दी गई कि महबूब अली कोरोना वायरस फैलाने आया है, तबलीगी जमात से आया है, जिसके बाद इलाके के लोग जमा हुए और उस नौजवान की जान ले ली। ये सब भारत में हो रहा है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम मुआशी फैसले हुए आज, उस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक ने एक बार फिर से शरह सूद में कमी कर दी है। 2 महीने के दौरान शरह सूद में चौथी बार कमी की गई है और स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद 1% की कमी कर दी है, जिसके बाद अब शरह सूद 8% हो गई है। यानी 2 महीने में शरह सूद 13% से अब 5.25% कम करके 8% कर दी गई। साथ ही स्टेट बैंक अगले साल महंगाई रवा बरस की 11 से 12% से कम होकर 7 से 9% देख रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी, साथ ही बिजनेस के लोन्स और तनख्वाहों के लिए स्टेट बैंक की स्कीम्स और उसके साथ साथ हुकूमत के कम आमदनी वाले तबके, छोटे कारोबार और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इकदाम और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से इमदाद पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मुआशी तरक्की और रोजगार को सपोर्ट फराहम करेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के महीने में बड़ी सनतों की पैदावार में 23% कमी हुई। लॉकडाउन की वजह से क्रेडिट कार्ड्स पर अखराजात, सीमेंट की खपत और पेट्रोल की सेल्स में नुमायां कमी हुई। कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट, जिसमें साल के शुरू में बेहतरी के आसार थे, वो दोबारा तेजी से गिर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बरामदात अप्रैल में 54% से गिर गई। रेमिटेंसेज अभी तक नहीं गिरी, मगर आने वाले दिनों में गिरने का इम्कान है क्योंकि तेल बरामद करने वाले मुमालिक और दीगर मुमालिक की मईशतें मुश्किलात का शिकार हैं। मगर इन तमाम बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के बावजूद बैरूनी सेक्टर मुस्तहकम रहेगा। मगर टैक्स आमदनी में कमी और हेल्थ केयर, बिजनेस और गरीब तबके के लिए हुकूमती इक़दाम और अखराजात की वजह से बजट खसारे में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। साथ ही स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल महंगाई में जो कमी का रुझान है, इसमें हालिया तेल की कीमतों में 30 से 40% कमी से फायदा होगा और महंगाई में मजीद कमी आएगी। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आपको नज़र आ रहा है अच्छी कमी है या मजीद कमी हो सकती थी या नहीं थी गुंजाइश और कमी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में माशाल्लाह बड़ी फुर्ती से काम किया है और 13.25% से वो सूद को 8% पे लेकर आए हैं, यानी कि 25% आपने उसमें कमी की है। ये बहुत बड़ा आपने एक स्टेप लिया है यकीनन, मगर अभी भी गुंजाइश है। उसकी वजह यह है कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आ रही है और अब इम्कानात ये हैं, ख़ास तौर पे तेल की कीमतें कम होने के बाद, कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अफरात ज़र 6-7% की रेंज में आ जाएगा। तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में शायद गुंजाइश निकल आए कि इसको 1% भी कम किया जा सकता है, ताकि ये 7% तक पहुंच जाए, जिसके बारे में हमने बहुत अरसे से कहते रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ये अच्छा मुनासिब मूव है। और पाशा साहब, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मार्च में तकरीबन 23% की कमी है। साथ में वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस सेंटिमेंट है वो मुतासिर हुआ है। अब आपको लग रहा है कि अब जबकि मईशत खुलने जा रही है, दुनिया भर की मईशत खुल रही है, तो डोमेस्टिक सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर जो वर्स्ट था, जो बदतरीन चीज़ था, वो देख लिया है। अब बेरोज़गारी में यहाँ से मज़ीद इजाफा नहीं होगा या आपको लग रहा है अभी भी ख़तरात बरकरार है? कुछ हद तक बेहतर होंगी यकीनन। जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं उन्हें शायद कुछ मौके मिल जाएं रोज़गार कमाने के लिए, मगर आप ये देखिए कि जो बैरूनी हालात हैं, एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी, जिस तरह मैंने कहा कि 44% कमी हो चुकी है और आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 22% की 23% कमी आई है। तो ये सिलसिला कुछ अर्सा रहेगा और इसके वजूहात सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तान के नहीं है, बाहर के भी होंगे। और अभी तक एक चीज़ जो अल्लाह के फजल से नहीं हुई है मगर उस पर ख़तरा है, और वो ये कि जो बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस के तौर पर, वो भी मुतासर होना शुरू हो गया। अप्रैल में इतनी कमी नहीं आई, अलबत्ता मुस्तहकम रहे फ़्लोज़, मगर अंदेशा ये है जिस तरह लोग वापस आना चाह रहे हैं हज़ारों की तादाद में,
तो ये भी ख़तरा है कि रेमिटेंसेस 20 से 25% आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बजट आने वाला है, ये इस पे मुनस्सिर है कि ये बजट किस तरह का होगा। अगर IMF वाला बजट होगा तो इकॉनमी और बैठ जाएगी। बिल्कुल मुख्तलिफ सोच की ज़रूरत है इस वक्त, और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत, मुझे यकीन है कि उसी तरफ आगे जाएगी कि रिवाइवल की तरफ जाना इस वक्त बेपनाह इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे अच्छा इक़दाम है शरह सूद को कम करना, आने वाले दिनों में मज़ीद कमी नज़र आती है। हुकूमत को बजट बनाना मुश्किल होगा, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी कुछ मसाइल हैं, अगला साल मुश्किल होगा, मगर हुकूमत को फ़ैसले ऐसे करने होंगे कि इस सूरत हाल से निकला जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी।